डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, कोड 463। मेरा नाम मौज़म अली है। आज हम इस कोर्स के यूनिट नंबर 5 बिज़नेस ऑपरेशंस पे बात करेंगे। बिज़नेस ऑपरेशंस के इस यूनिट में हम ये बात सीखेंगे कि प्रैक्टिकली एक बिज़नेस को रन कैसे किया जाता है, यानी वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जिनसे एक बिज़नेस को रन किया जाता है। इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो ये हैं: नंबर 1 ऑपरेशंस मैनेजमेंट, नंबर 2 प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एंड प्रॉब्लम्स, नंबर 3 लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, नंबर 4 परचेजेस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ये जो 4 टॉपिक्स हैं इनके मुतल्लिक़ हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर हम मज़ीद 4 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स में से सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस, सेकंड है प्रोसेस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, थर्ड है एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट और नंबर 4 है डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशनल प्लान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस या बिजनेस ऑपरेशंस किसे कहते हैं। द ऑपरेशनल मैटर और सिंपली ऑपरेशंस आर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ और टास्क ए बिजनेस इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टू मेक ए प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर। यानी आप अपने कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उसके लिए जितनी एक्टिविटीज़ आप बिज़नेस के अंदर परफॉर्म करेंगे उन्हें हम ऑपरेशंस कहते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव्स सेट इन द प्लान डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट अर्लियर। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम प्लानिंग की स्टेज पे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमने अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए ये एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे। The predetermined objectives are divided into different areas and a set of activities is developed to carry out the production process. जैसे कि हमने बात की, जब प्लानिंग स्टेज पे हम अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम ये तय करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे जिससे हम अपनी मतलूबा प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, यानी ऑपरेशंस मैनेजमेंट का काम एक्चुअली प्रैक्टिकली होता कैसे है। इसके 3 स्टेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं। सबसे पहले है इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज में हम रॉ मटेरियल्स सप्लायर से बाई करते हैं और लेबर अप्लाई करते हैं, यानी मुख्तलिफ जो स्किल्ड वर्कर होते हैं वो इस रॉ मटेरियल्स को मशीनों में डालते हैं। नेक्स्ट स्टेज है प्रोसेस की। इस प्रोसेस की स्टेज में मशीनें ओपन करके और टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट की स्टेज में फिनिश गुड तैयार की जाती है। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ, अगर एक फैक्ट्री है जिनका काम है जूते बनाने का, तो इनपुट की स्टेज पे जूतों के लिए चमड़ा वगैरह ख़रीदा जाएगा और वर्कर अपनी लेबर अप्लाई करेंगे। उसके बाद प्रोसेस की स्टेज पे ये सब कुछ मशीनों में डाला जाएगा और टेक्नोलॉजी के ज़रिए जूतों का डिज़ाइन पहले से तय करदा होगा जिससे ये जूते बनाए जाएंगे और आउटपुट स्टेज में मुकम्मल जूते बन के पैक होके फैक्ट्री से बाहर आएंगे। तो ये प्रोसेस है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के एलिमेंट्स कौन से हैं, यानी वो कौन सी बातें हैं जो ज़रूरी हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले डिफाइनिंग टास्क्स। द डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द टास्क्स, डिटरमिनिंग द मेथोडोलॉजी ऑफ परफॉर्मेंस एंड इंसर्टिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। यानी सबसे पहले हमने अपनी लेबर के लिए टास्क डिफ़ाइन करने हैं कि आप लोगों ने काम करना क्या है। जो मज़दूर, जो वर्कर आपने फैक्ट्री में रखे हों उन्हें सबसे पहले बताना है कि आपने ये काम, आपने कौन सा काम करना है और ये काम किस तरीके से करना है। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर। द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर्स कॉल्स फॉर असाइनिंग ऑफ डिफरेंट वर्कर्स टू ईच टास्क सो डैट दी वर्क कैन बी completed in a timely manner and the workers specializes in their respective tasks और ड्यूटीज़। तो डिवीज़न ऑफ लेबर से मुराद ये है कि आप मुख्तलिफ वर्कर्स को मुख्तलिफ कामों में लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हर वर्कर ने क्या काम करना है। जब आप काम अपने वर्कर्स में तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। उसके बाद शेड्यूलिंग। आपने जो एक्टिविटीज़ अपनी लेबर से या वर्कर्स से करवानी हो, आप उन्हें एक शेड्यूल देते हैं, आप उन्हें टाइम फ्रेम देते हैं कि ये एक्टिविटी इतनी देर में ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद कंट्रोलिंग। द कंट्रोलिंग रोल मीन्स द चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स बाय कंपेयरिंग इट विद द असाइंड टारगेट्स टू नो एनी डेविएशन फ्रॉम द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स। कंट्रोलिंग की स्टेज पे हम ये काम करते हैं कि हम वर्कर्स की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और उन्हें टारगेट्स के साथ कंपेयर करते हैं कि क्या वर्कर्स ने अपना टारगेट अचीव किया है या नहीं किया।
और आखिरी बात, फीडबैक। द फीडबैक सिस्टम रेफर्स टू द इंक्वायरीज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम। फीडबैक का ताल्लुक इस बात से होता है कि जो वर्कर्स को टारगेट्स दिए गए थे, क्या वो टारगेट्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो इसकी वजूहात क्या हैं और कैसे इन टारगेट्स को अचीव किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ये सारे ऑपरेशंस जिनके मुतल्लिक़ हमने पढ़ा कि इन असूलों की मदद से हम अपने बिज़नेस के ऑपरेशंस रन करेंगे। प्रैक्टिकली जो ऑपरेशनल प्लान है उसको डेवलप कैसे किया जाएगा। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर डेवलपिंग एन ऑपरेशनल प्लान फॉर ए बिज़नेस। तो इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है जब भी कोई हम ऑपरेशनल प्लान डिज़ाइन करते हैं एक बिज़नेस के लिए। सबसे पहले जो फैक्टर हमें देखना पड़ता है उसे हम कहते हैं नेचर ऑफ़ बिज़नेस, यानी कोई बिज़नेस किस तरह का है। क्या कोई प्रोडक्ट बनाने वाला बिज़नेस है जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस कह सकते हैं, या सर्विस ओरिएंटेड बिज़नेस है जैसे कोई बैंक है। दूसरी बात हम देखते हैं स्ट्रेटजिक विजन, कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो कंपनी की ओनर्स हैं, उनका स्ट्रेटजिक विजन क्या है, यानी वो अपना आने वाले 10 या 15 सालों के मतलब क्या सोच रखते हैं और किस तरह की प्रोडक्ट डेवलप कराना चाहते हैं। उसके बाद टाइम लिमिट्स, हमें देखना होगा कि एक प्रोडक्ट हमने कितनी देर में कंज्यूमर के लिए डेवलप करके भेजनी है, उसके मुताबिक हमें ऑपरेशनल प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखनी होगी हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस के अंदर कौन सी खूबियाँ हैं कि हम ये काम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद मैन पावर रिक्वायर्ड, हमें ये देखना होगा कि अगर हमने मिसाल के तौर पे 500 प्रोडक्ट्स डेवलप करनी हैं तो इसके लिए हमें कितनी मैन पावर या कितने स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होगी। उसके बाद हमें देखना होगा सप्लायर्स रोल, जो भी प्रोडक्ट आप डेवलप करके कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे उसके लिए कहीं ना कहीं से आपको रॉ मटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए आपको सप्लायर से राब्ते रखने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि हमारे सप्लायर्स कितना रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, आपको देखना होगा कि जो प्रोडक्ट्स आपने डेवलप करनी हैं क्या उतनी तादाद में आपके पास मशीनें या टेक्नोलॉजी मौजूद है। और आखिरी बात कस्टमर्स डिमांड, कि कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट कितनी डिमांड कर रहे हैं, यानी आपको अपनी प्रोडक्ट कितनी तैयार करनी चाहिए और कितने ख़रीदार मौजूद हैं आपकी प्रोडक्ट के लिए। तो ऑपरेशनल प्लान डेवलप करने के लिए इन बातों का होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द बिज़नेस ऑपरेशंस। जब भी हम बिज़नेस ऑपरेशंस यानी बिज़नेस के अंदर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो दो बातों की बहुत अहमियत होती है। फर्स्ट वन इज़ द लोकेशन ऑफ द बिज़नेस एंड सेकंड वन इज़ द लेआउट ऑफ द बिज़नेस ऑपरेशंस। अब इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ बिज़नेस और फैक्ट्री लोकेशन, यानी हम अपने बिज़नेस या फैक्ट्री को लोकेशन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्लान लेआउट एंड इट्स कंपोनेंट, लेआउट को कैसे प्लान कर सकते हैं और इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। और साथ हम ये भी देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लान लेआउट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड लेआउट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकेशन पे। द फेवरेबल लोकेशन ऑफ प्लांट इन ए बिजनेस मेक्स इट ईजियर फॉर द मैनेजमेंट टू हायर वर्कर्स, गेट रॉ मटेरियल्स, contacting financial institutions, reporting to shareholders, availing tax credit and assessing government departments। यानी कि एक बिज़नेस की लोकेशन अगर अच्छी हो तो उसकी मैनेजमेंट के लिए आसान हो जाता है कि वो स्किल्ड वर्कर्स को हायर करे, रॉ मटेरियल बाई करे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक वगैरह से रब्ता करे, अपने शेयर होल्डर से बात करे और गवर्नमेंट से टैक्स क्रेडिट्स पे बात करे। द लोकेशन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ सर्विस बिजनेस। ए गुड लोकेशन इन ए सर्विस providing business should be accessible to the target market nearby to necessary facilities। इसी तरह अगर आपका एक सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है जैसे कोई होटल वगैरह या बैंक वगैरह, तो उसके लिए भी लोकेशन की बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर अच्छी लोकेशन होगी तो आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। द बिजनेसमैन चूज आइडियल साइट फॉर इट्स फैक्ट्री ओनली आफ्टर ए फुल एंड कम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ ऑल द अबव मैंशन्ड फैक्टर्स एंड कीपिंग इन व्यू द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री इन क्वेश्चन। यानी जो बिजनेसमैन होते हैं जब भी वो किसी अपनी फैक्ट्री की या बिज़नेस की लोकेशन डिसाइड करते हैं तो वो अपने बिज़नेस से मुतल्लिका या इंडस्ट्री से मुतल्लिका सारे फैक्टर्स देखने के बाद इसका डिसीजन करते हैं। अब उन फैक्टर्स की तरफ आते हैं जो एक फैक्ट्री लोकेशन या बिज़नेस लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए लाजमी तौर पे हमें देखने चाहिए। सबसे पहले जो फैक्टर देखना चाहिए उसे हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी आप अपना बिज़नेस या फैक्ट्री ऐसी जगह पे लोकेट करें जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, ज़्यादा चोरियाँ या हंगामे या फसाद का ख़तरा ना हो। दूसरी बात अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। जो दूसरी बात आप देखते हैं वो ये है कि उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यानी सड़कें कैसी हैं, वाटर सप्लाई कैसी है। इसके अलावा वहाँ पे
टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मोबाइल फ़ोन कवरेज है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, एयरपोर्ट या करीबी कोई सी पोर्ट वगैरह मौजूद है। तीसरा फैक्टर जो देखते हैं उसे कहते हैं गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी उस जगह पे अगर आपकी फैक्ट्री लोकेट होगी तो क्या इंडस्ट्री में आप बाकी दूसरे प्लेयर से रब्ता कर सकेंगे। नंबर 4, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, क्या आपके पास एक ख़ास जगह पे फैक्ट्री लोकेट करने से स्किल्ड वर्कफोर्स आपको मिल पाएगी। 5वीं बात, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वहाँ पे कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद वहाँ पे आबादी का होना है, वहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशंस का होना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का होना है। 6ठी बात, इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड, क्या जिस जगह पे आप प्लांट लगा रहे हैं क्या उस जगह पे गवर्नमेंट का या जनरल पब्लिक का इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड मौजूद है। नंबर 7, नियरनेस टू मार्केट, जहाँ पे आपका प्लांट मौजूद है क्या वहाँ प्रोडक्ट तैयार करके आप आसानी से मार्केट तक पहुँचा सकते हैं। 8वीं बात जो हमें देखनी चाहिए वो ये है नियरनेस टू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि आप जहाँ पे फैक्ट्री लोकेट कर रहे हैं उस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट तैयार होने हैं उनके लिए जो मुतलका रॉ मटेरियल है क्या वो आसानी से और करीबी से मिल सकता है। नंबर 9, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज, आप इंडस्ट्रीज़ और सर्विस को क्या सपोर्ट कर सकते हैं एक जगह पे लोकेशन होने से। और आखिरी बात, मस्ट मीट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, कि जहाँ पे आपका प्लांट लोकेटेड है क्या आप वहाँ की सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। तो ये 10 बुनियादी बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है जब भी आप किसी एक जगह पे बिज़नेस की लोकेशन डिसाइड कर रहे हों या फैक्ट्री की लोकेशन डिसाइड कर रहे हों। अब हम बात करते हैं प्लांट लेआउट एंड इट्स कंपोनेंट पे। द वर्ड लेआउट मीन्स द डिज़ाइन and the way in which different parts of the business, buildings or factory will be located in relation to one another. The word layout means the design and the way in which different parts of the business, buildings or factory will be located. अब ये जो लेआउट होता है इसमें हम ये देखते हैं कि जो एक बिज़नेस की बिल्डिंग है या उस फैक्ट्री के अंदर मौजूद चीज़ें हैं वो एक दूसरे से किस तरतीब के साथ वो आपस में लिंक होंगी, यानी मशीनें कहाँ पे होंगी, इसके अलावा कटिंग वाली टाइप मशीन कहाँ पे होगी, दूसरी मशीनें कहाँ पे होंगी, मटेरियल कहाँ पे रखा जाएगा, बॉयलर कहाँ पे होगा, वाटर कैसे सप्लाई किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की क्या पोजीशन होगी। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट लेआउट में हम बिल्डिंग, फ्लोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, सर्विस डिपार्टमेंट्स, मटेरियल हैंडलिंग्स, बॉयलर हाउस, यानी एक फैक्ट्री के अंदर हम क्या तरतीब रखेंगे, यानी उस बिल्डिंग के अंदर हम मशीनें कहाँ पे प्लेस करेंगे, वर्कर कहाँ पे होंगे, इन सारी बातों का ताल्लुक होगा प्लांट लेआउट से। अब प्लांट लेआउट की कुछ टाइप्स हैं। लेआउट की जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहला है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट में ये किया जाता है कि देयर इज़ वन प्रोसेस फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के लिए एक प्रोसेस होता है। ऑल सिमिलर मशीन लाइंस इज ग्रुप टुगेदर। दिस लेआउट इज एसोसिएटेड विद बैच प्रोडक्शन एंड इज समटाइम्स रेफर टू एज फंक्शनल लेआउट। जैसे कि आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं, मिलिंग डिपार्टमेंट है, ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट है, प्लेटिंग डिपार्टमेंट है, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट है, असेंबली एंड टेस्टिंग है। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर मशीनें इकट्ठी लगी होती हैं, एक डिपार्टमेंट से एक चीज़ तैयार होकर नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाती है, डिपार्टमेंट नंबर 2 से डिपार्टमेंट नंबर 2 से डिपार्टमेंट नंबर 3 की तरफ जाती है। तो इसे हम कहते हैं प्रोसेस लेआउट। एक और टाइप है प्लांट लेआउट की, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लेआउट। ये क्या है? It is often called the line layout and associated with the flow or continuous production. In each department, a group of machines deal with the successive operations to produce the finished product. इसमें होता क्या है कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मशीनें एक तरतीब में लगाई जाती हैं। उस तरतीब में काम होने से ये फ़ायदा होता है कि सबसे पहले एक प्रोडक्ट तैयार होने के लिए मशीन नंबर 1 पे पहुंचती है, उसके बाद मशीन नंबर 2 पे, फिर मशीन नंबर 3 पे और मशीन नंबर 4 पे, और इस तरह चीज़ तैयार होते होते आखिरी डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। एक गुड लेआउट हम किसे कहते हैं? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड लेआउट? तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन की गई हैं, उनमें नंबर 1 है कि एक गुड लेआउट हम उसे कहते हैं जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें हम चीज़ों को आसानी से रिमूव कर सकें। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। एक गुड लेआउट के अंदर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि मशीनें और वर्कर्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हों। नंबर 3 कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक गुड लेआउट वो होता है जिससे मैक्सिमम कैपेसिटी एक बिल्डिंग की यूज़ की जाती है। नंबर 4 विजिबिलिटी। एक गुड लेआउट वो होता है जो आसानी से विजिबल हो, जिसमें हमें पता हो कि कौन सी मशीनों के अंदर रॉ मटेरियल्स डालें, कैसे प्रोसेस होगा और कैसे फिनिश गुड तैयार होगी। असेसिबिलिटी। जो मशीनें जो लेआउट आप डिसाइड करें वो असेसिबल हो, वर्कर आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें। मिनिमम डिस्टेंस। जो मशीनें हैं, जो वर्कर्स हैं, वो एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे हों।
मशीन हैंडलिंग, लेआउट ऐसा डिज़ाइन करें कि वर्कर्स मशीन को आसानी से हैंडल कर सकें, कोई नुकसान का या सेफ्टी का मसला ना बने। मिनिमम डिस्कम्फर्ट, कि आप कोशिश करें मशीनों को ऐसे डिज़ाइन करें एक फ्लोर पे कि वर्कर्स के लिए डिस्कम्फर्ट कम से कम हो। सिक्योरिटी ऑफ मशीन्स, मशीन्स की सिक्योरिटी भी बरकरार रहे, और आखिरी बात, वर्कर्स भी सेफ रहें। अब हम अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो है परचेजेस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के मतलब। परचेजेस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ परचेजिंग, यानी परचेजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद फंक्शंस ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल की, और आखिर में हम बात करेंगे इसेंशियल्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ परचेजिंग, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। नंबर 1, द परचेज डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रॉ मटेरियल एंड अदर आइटम्स टू बी यूज्ड एज इनपुट्स फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। परचेज डिपार्टमेंट का होना इसलिए ज़रूरी है कि परचेज डिपार्टमेंट मार्केट से, सप्लायर्स से रॉ मटेरियल ख़रीद के हमें देता है, जिसे हम इनपुट के तौर पे यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। These products requires various combinations of raw materials and overheads to be used in business। ये जो रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, इसके साथ कुछ और चीज़ें मिक्स की जाती हैं और फिनिश गुड डेवलप की जाती है। द फंक्शंस ऑफ ए परचेज डिपार्टमेंट आर, एक परचेज डिपार्टमेंट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। जो फंक्शंस नीचे लिखे हुए हैं उनमें लिखा हुआ है, सबसे पहले व्हाट टू परचेज, यानी कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना है। हाउ मच टू परचेज, कितना रॉ मटेरियल खरीदना है। व्हेन टू परचेज, यानी किस वक्त खरीदना है। एट व्हाट प्राइस टू परचेज, किस कीमत पे खरीदना है। और आखिरी बात, वेयर टू परचेज, यानी कहाँ से, किस जगह से, किस सप्लायर से खरीदना है। तो जब भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर तक पहुंचाती है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू खरीदा जाता है। फंक्शंस ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। उनमें सबसे पहला है रिसीविंग परचेज रिक्वेजिशंस। परचेज रिक्वेजिशंस आपको रिसीव होती हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले परचेज वालों को कहते हैं कि हमें ये इतनी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके मुताबिक परचेज रिक्वेजिशन बनाई जाती है। सप्लायर सिलेक्शन, जब एक दफ़ा आपको परचेज रिक्वेजिशन मिल जाए तो उसके बाद आप मार्केट से सप्लायर सेलेक्ट करते हैं। 2, 3 या 4 सप्लायर से आप रब्ता करते हैं, उनसे कोटेशंस लेते हैं, उनसे मालूमात लेते हैं कि आप अपना रॉ मटेरियल कितनी कीमत पे हमें प्रोवाइड करेंगे और कितनी जल्दी कर सकते हैं। इस बेस पे सप्लायर्स सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद प्रिपेयरिंग परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर को सेलेक्ट करके उसे कहा जाता है कि हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए। उसके बाद रिसीविंग रॉ मटेरियल्स, मटेरियल्स को रिसीव किया जाता है। जिस तरह का परचेज ऑर्डर आप डिज़ाइन करें उसी मुताबिक आपको मटेरियल मिलना चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल्स, आप रॉ मटेरियल्स को इंस्पेक्ट करते हैं कि जो हमने ऑर्डर दिया क्या वही चीज़ हमें मिली है, और उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है क्वालिटी के लिए। और आखिरी बात, प्रोसेसिंग इनवाइसेस, जो सप्लायर्स के बिल होते हैं, यानी जिसके अगेंस्ट आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा होता है, उसको आप प्रोसेस कराते हैं और उन्हें पेमेंट्स करवाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल की। इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ द सुपरविजन ऑफ सप्लाई, स्टोरेज एंड accessibility of items in order to ensure an adequate supply without excessive oversupply to the production department। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब यह है कि परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जब आप रॉ मटेरियल्स ख़रीदें तो उसकी तादाद, उसकी मिकदार आप उतनी ही ख़रीदें जितनी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, ताकि ओवर सप्लाई ना हो। और दूसरी बात यह भी है कि शॉर्टेज भी ना हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रॉ मटेरियल की। जो डिफरेंट एरियाज़ हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के, जैसे ये डायग्राम में दिए हुए हैं, उनमें सबसे पहले है रिसीविंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स, आप सप्लायर से गुड्स रिसीव करते हैं। नंबर 2, प्रिवेंटिंग श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल आप ख़रीदें उसमें कमी बेशी ना हो, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोदाम में जब पड़ा है तो पड़ा ख़राब ना हो जाए। कंट्रोलिंग प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट को सेफ बनाएं। डिस्पैचिंग गुड्स टू अदर डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट्स को चीज़ें आप सेंड करते हैं। कंट्रोलिंग प्रोडक्ट वेस्ट, जो रॉ मटेरियल आपने ख़रीदा हो, जो प्रोडक्ट आपके पास पड़ी हो, उसको वेस्टेज को रोकना भी आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के इसेंशियल्स यानी ज़रूरी बातें कौन सी हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए एक अच्छा इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करने के लिए। उसमें सबसे पहली बात, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स शुड बी प्रॉपरली वर्कड आउट।
बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स। आप मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए सबसे पहले मटेरियल रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से समझ लें कि हमें हर वक्त कितना मटेरियल बाई करके स्टोर्स में रखना चाहिए। दूसरी बात, देयर शुड बी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व। अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ज़ाहिरी बात है जो परचेज़ डिपार्टमेंट वाले हैं वो उतना ही मटेरियल ख़रीदें जितना प्रोडक्शन वाले उनसे कह रहे हैं। उसके बाद परचेजेस ऑफ मटेरियल शुड बी सेंट्रलाइज। मटेरियल सेंट्रली परचेज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का हर डिपार्टमेंट खुद से मटेरियल परचेज़ करने लग पड़े। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिक्वेजिशन ऑर्डर्स इशू एंड ट्रांसफ़र टू बी यूज्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म के आप परचेज रिक्वेजिशन ऑर्डर वगैरह बना लें जो वो सीरियल नंबर हों, जिन पर प्रॉपरली साइन हों। इसी तरह परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ऑफ मटेरियल रिकॉर्ड्स शुड बी ऑपरेटेड। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब है कि जब भी कोई प्रोडक्ट जिसके लिए आप ऑर्डर देते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसीव होती है तो उसकी डेट के साथ उसका टाइम आप नोट करें और उसी के मुताबिक अपने रिकॉर्ड्स बनाते जाएं। फिर एक गुड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल शुड बी फॉलोड। जो भी रॉ मटेरियल आप ख़रीद रहे हैं उसकी क्लासिफिकेशन का और उसकी कोडिफिकेशन का एक अच्छा मेथड डेवलप करें। उसके बाद द स्टोरेज ऑफ मटेरियल शुड बी वेल प्लान्ड। जो मटेरियल है उसकी स्टोरेज अच्छे तरीके से प्लान करें। ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को स्टोर इस तरीके से करें कि मौसम की तब्दीली से या वैसे कुछ हालात से उनमें तब्दीली आ जाए। फिर एक गुड मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल टू वेरियस ऑर्डर्स जॉब्स शुड बी फॉलोड। इसी तरह जब आप मटेरियल ख़रीद के रख लें और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वाले आपसे डिमांड करें तो मटेरियल इशू करने का भी एक अच्छा मेथड डेवलप करें। अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर के आखिरी हिस्से के मुतल्लक और ये है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एंड प्रॉब्लम्स के मुतल्लक। इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेशंस। दूसरी बात हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। तीसरा टॉपिक है हमारा मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स इन ऑपरेशंस और आखिरी बात है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेशंस, यानी वह कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बिज़नेस ऑपरेशंस जिनके मुतल्लक अभी हमने पढ़ा उन पे असरअंदाज होते हैं। इनमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो है लेबर की अवेलेबिलिटी, लेबर की एजुकेशन, लेबर की क्वालिटी। जो मज़दूर आप काम पे लगाएं, जो वर्कर आप काम पे लगाएं, उनके सबसे पहले क्या वो अवेलेबल होंगे, फिर उनकी क्वालिटी क्या है, एजुकेशन क्या है और स्किल लेवल क्या है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल आप बिज़नेस यूज़ करेंगे ये रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, आपके पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी या मशीन्स मौजूद हैं। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप देखेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यानी नई प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए आपके पास कौन से ज़रिए हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल्स, आप बिज़नेस ऑपरेशंस को बेहतर बना सकते हैं अगर आप हर स्टेप पे क्वालिटी इंश्योर करें। पावर सप्लाई, ज़ाहिरी बात है बिज़नेस चल ही तब पाएगा जब पावर सप्लाई होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगी या फ्यूल सप्लाई होगी। इस तरह रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी आपकी ऑपरेशंस पे अफेक्ट करेगा। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, आप वर्कर्स के लिए फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल डिज़ाइन करें तो इससे अच्छे नतायज आते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि जो बिज़नेस ऑपरेशंस आप अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे पा सकते वो दूसरों को या दूसरी कंपनीज़ को आउटसोर्स कर दें। एंड लास्टली पॉलिटिकल कंडीशंस, बिज़नेस से मुतल्लिका जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं उस इलाके में पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं ये भी आपके बिज़नेस ऑपरेशंस पे अफेक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट का तल्लक इस बात से होता है आप बिज़नेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर बात करें, द साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू ए थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दैट डील्स विद द फ्लो ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन ए बिज़नेस। एक बिज़नेस में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनका फ़्लो क्या है, कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती हैं, इससे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। The main objective of scientific management is to highlight the patterns of workflow and various activities of business कि मुख्तलिफ जो बिज़नेस के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं उनका पैटर्न क्या है। अब इस थ्योरी का मकसद या जो इसकी अटैम्प्ट है वो ये है कि इट बेसिकली ट्राइज टू एक्सप्लेन द एलोकेटेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन ए बिज़नेस स्पेशली इन द ऑपरेशंस। यानी बिज़नेस ऑपरेशंस के लिए एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कितना टाइम ले रही है। मिसाल के तौर पे अगर एक फैक्ट्री है जहाँ पे जूते बनाए जाते हैं तो एक वर्कर कितना टाइम लेते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में, उसके बाद रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में, उसके बाद जूतों के ऊपर स्टिकर्स लगाने के और उसके बाद जूतों को पैक करने में। तो ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर वर्कर्स कितना टाइम लगा रहे हैं। ये फ्रेंच एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक टेलर, उसने इस थ्योरी को प्रमोट किया और उसका कहना ये था कि हमें टाइम बाउंडेड इंटरेक्शन बनाना चाहिए मेंस और मशीन्स के अंदर।
यानी हमें इंसानों को प्रॉपर टाइम शेड्यूल देना चाहिए कि इतने वक्त में वो एक्टिविटी कंप्लीट करके एक प्रोडक्ट डेवलप करें। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स इन ऑपरेशंस। लॉजिस्टिक्स इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ थिंग्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स और कॉरपोरेशंस। लॉजिस्टिक्स उस मैनेजमेंट का नाम है जो हम करते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, यानी जब एक प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी और उसके बाद अल्टीमेटली जब वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक डिलीवर होगी, वो सारी एक्टिविटीज़ की मैनेजमेंट को हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। द रिसोर्सेज मैनेज्ड इन लॉजिस्टिक्स कैन इंक्लूड फिजिकल आइटम्स सच एज फूड, मटीरियल्स, एनिमल्स, इक्विपमेंट एंड लिक्विड्स, एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट आइटम्स सच एज टाइम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पार्टिकल्स एंड एनर्जी। द लॉजिस्टिक्स ऑफ फिजिकल आइटम्स इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड ऑफन सिक्योरिटी। तो लॉजिस्टिक्स के अंदर जो ट्रेडिशनल एरियाज आते हैं वो यही हैं, पैकेजिंग है, प्रोडक्शन हैंडलिंग है, मटेरियल हैंडलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग है। यानी एक प्रोडक्ट जब फैक्ट्री में बनने के लिए आती है तो उसके रॉ मटेरियल के परचेज करने से लेके उस प्रोडक्ट के फिनिश गुड की सूरत में डेवलप होने और डेवलप होने से लेके मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचने में जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गई, जैसे वेयर हाउसिंग हो गई, स्टोरेज हो गई, पैकेजिंग हो गई, इन सब को हम लॉजिस्टिक्स के अंदर काउंट करते हैं। तो एक बिज़नेस के लॉजिस्टिक ऑपरेशंस जितने अच्छे होंगे उतने ही अच्छे तरीके से उसकी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच पाएगी। अब हम आखिर में बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से क्या मुराद है? द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ एन एरिया स्पेसिफाइंग द शेप एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक गुड्स इन ए बिजनेस। कि एक बिज़नेस के अंदर जो चीज़ें फिनिश गुड की सूरत में डेवलप हो चुकी हैं उनको कितने अच्छे तरीके से हम स्टोर कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से वेयर हाउसेज में रखा हुआ है, इस बात का तल्लक इन्वेंट्री मैनेजमेंट से होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस विद इन ए फैसिलिटी और विद इन मैनी लोकेशंस ऑफ सप्लाई नेटवर्क टू प्रोसीड द रेगुलर एंड प्लान्ड कोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टॉक ऑफ मटीरियल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम इस तरीके से करते हैं कि हम फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ वेयर हाउसेज डेवलप कर सकते हैं, स्टोरेज हाउस डेवलप कर सकते हैं, या हम जहाँ पे हमारे कंज्यूमर लोकेटेड हैं वहाँ पे उस लोकेशन के आसपास अपने वेयर हाउसेज डेवलप कर सकते हैं। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो स्कोप है इसमें अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं। इनमें एक है लीड टाइम। लीड टाइम से मुराद ये है कि प्रोडक्ट जब डेवलप हो जाएगी वहाँ से लेके कंज्यूमर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। कैरियिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की कैरियिंग कॉस्ट क्या है, यानी किस कॉस्ट पे वो इन्वेंट्री एक फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुँच रही है। एसेट मैनेजमेंट हमारी क्या है। इन्वेंट्री फोरकास्टिंग हम कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इन्वेंट्री फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और हमारे पास इस वक्त स्टोरेज में कितनी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। इस तरह इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, इन्वेंट्री विजिबिलिटी है, फ्यूचर इन्वेंट्री प्राइसिंग है या फोरकास्टिंग है। हम फ्यूचर के मतलब प्लान करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री की प्राइस क्या हो जाएगी और उस सूरत में हमें कितनी इन्वेंट्री अपने पास रखनी चाहिए। इसी तरह क्वालिटी है, फिजिकल स्पेस मैनेजमेंट है, रिप्लेसमेंट है, यानी अगर कोई ख़राब हो जाए इन्वेंट्री आइटम तो उसको रिप्लेस कैसे करना है, रिटर्न्स हैं, एंड डिमांड फोरकास्टिंग है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर कवर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कोर्स कोड 463 के यूनिट नंबर 5 में बिज़नेस ऑपरेशंस के मुतल्लिक़ बात की और इस यूनिट में हमने ये सीखा कि एक बिज़नेस के ऑपरेशंस को प्रैक्टिकली किस तरह रन किया जाता है, कैसे एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं, कैसे ऑपरेशनल प्लान्स बनाए जाते हैं और बिज़नेस के अंदर मुख्तलिफ स्किल्ड वर्कर्स और मशीनों की मदद से कैसे प्रोडक्ट्स डेवलप की जाती हैं। अल्लाह निगहबान।